सॉल्यूशन चैप्टर तकरीबन सारा खत्म करवा दिया था। ठीक है, आज मैंने आपको ये बोला था कि इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको करवाऊंगा। ठीक है जी बात। आवाज आ रही है जी सभी को? यस सर। ओके। जो भी क्वेश्चंस हैं आज मैं सारे डिस्कस कर दूंगा इस चैप्टर से, है ना। तो पहला क्वेश्चन है, कंपेयर कंपेयर फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ कंपाउंड। कंपेयर फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ गिवन कंपाउंड्स। आपको कुछ कंपाउंड्स दिए गए हैं, आपने बताना है कि किसका फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा होगा, किसका कम होगा। फर्स्ट इज K2SO4, सेकंड इज NaCl, थर्ड इज यूरिया, फोर्थ इज AlCl3। तो बताएं जिसका आंसर दें। देखो, कल मैंने आपको वेंडा फैक्टर के बारे में बताया था। ठीक है, वेंडा फैक्टर का रूल मैंने आपको क्या बताया था कि हम किसी भी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी से जो सॉल्यूट का मोलर मास निकाल रहे हैं उसमें कुछ एबनॉर्मेलिटी आती है। एबनॉर्मेलिटी आने का रीजन ये है कि जो सॉल्यूट, जिस सॉल्यूट का हम मोलर मास है, मॉलिक्यूलर मास यूजिंग क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी क्या कर रहे हैं, फाइंड आउट कर रहे हैं, वो सॉल्यूट सॉल्यूशन में एसोसिएशन दिखा सकता है या डिसोसिएशन दिखा सकता है। अगर वो एसोसिएशन और डिसोसिएशन दिखाएगा सॉल्यूशन के अंदर, तो उसका जो हम मोलर मास कैलकुलेट करेंगे वो एबनॉर्मल होगा। तो मैंने आपको बताया था कि वहां पर हम एक फैक्टर इंट्रोड्यूस कर देते हैं जिसको मैं बोलता हूं वेंट हॉफ फैक्टर। ठीक है जी, ये बात मैंने कल आपसे की थी। तो इस क्वेश्चन का आंसर मेरे को दो अभी। देखो, जैसे K2SO4 है तो इसके लिए आई की वैल्यू कितनी आएगी, कितने आयंस आएंगे इसमें जी? 3 आयंस आएंगे। ठीक है जी, कैसे टूटता है? ये टूटता है 2K पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव, ऐसे टूटता है ना जी। ठीक है, और NaCl की बात करता हूं तो NaCl कैसे टूटता है, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में टूटता है। ठीक है जी, तो इसमें आई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। यूरिया और ग्लूकोज मैंने आपको बताए थे कि ये ना एसोसिएट होते हैं ना डिसोसिएट होते हैं, तो इनके लिए आई वैल्यू फिक्स होती है, कितनी होती है, 1 होती है। और अगर AlCl3 की बात करता हूं तो इसमें आई वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, 4 आ जाएगी। कैसे आएगी 4 जी? जब AlCl3 टूटेगा तो ये कैसे टूटेगा बताएंगे, Al3 पॉजिटिव और 3Cl नेगेटिव, ऐसे टूटता जी। तो आई वैल्यू देखो 4 आ गई, 3 Cl नेगेटिव है और एक Al3 पॉजिटिव है। अब देखो, हमने जो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी की थी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, वहां पे मैंने आपको ये रिलेशन लिखवाया था, डेल TF विल बी इक्वल टू KFM, लिखवाया था जी। और जब मैं वेंडा फैक्टर इन क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज में इंट्रोड्यूस कर देता हूं ताकि जो मोलर मास कैलकुलेट हो वो एबनॉर्मल ना हो, तो ये क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी बन जाती है डेल TF विल बी इक्वल टू IKFN। तो यहां से एक चीज क्लियर हो रही है। क्या चीज क्लियर हो रही है? कि जो वेंडा फैक्टर है I, वो अगर ज्यादा होगा, ध्यान से सुनना इस बात को, अगर वेंडा फैक्टर ज्यादा होगा तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा। और अगर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा होगा तो फ्रीजिंग पॉइंट कम होगा। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। बॉइलिंग पॉइंट में नहीं ऐसा चलता, ऐसा केवल और केवल फ्रीजिंग पॉइंट में चलता है। मतलब कि अगर वेंडा फैक्टर की वैल्यू ज्यादा होगी तो वेंडा फैक्टर जो है वो किसके प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के। मतलब वेंडा फैक्टर ज्यादा तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा और फ्रीजिंग पॉइंट कम। तो अब मेरे से क्या पूछा है इस क्वेश्चन में कि फ्रीजिंग पॉइंट का ऑर्डर बताओ। तो सबसे ज्यादा फ्रीजिंग पॉइंट किसका आएगा जी?
बहुत आसान है, तो बता दो, सारा कंसेप्ट भी बता दिया। सबसे ज्यादा आएगा यूरिया। यूरिया का। यूरिया। अरे जिसके लिए आई वैल्यू सबसे छोटी होगी उसके लिए वैल्यू बड़ी होगी। आप इसको ऐसे लिख सकते हो, आई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन टीएफ। टीएफ क्या है? फ्रीजिंग पॉइंट है ना? तो फ्रीजिंग पॉइंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आई, जिसमें आई सबसे छोटा उसमें फ्रीजिंग पॉइंट सबसे ज्यादा। तो यूरिया के बाद नेक्स्ट आ जाएगा फिर आपके पास NaCl, फिर आ जाएगा K2SO4, और लास्ट में आ जाएगा AlCl3। क्या आपको ये क्वेश्चन क्रिस्टल क्लियर हुआ या नहीं? क्योंकि देखो ऐसे ही क्वेश्चन आप कमीशन में एक्सपेक्ट कर सकते हो, इससे ज्यादा लेवल नहीं होगा। ये भी अच्छा लेवल का क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं। क्या आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ? यस सर। ओके। अब देखो मैं ऐसा ही क्वेश्चन एक बॉइलिंग पॉइंट का भी करवाता हूं, आपको डिफरेंस समझ आ जाएगा फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट के क्वेश्चन में। ठीक है जी, तो इस क्वेश्चन के बाद मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपको करवा रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंपेयर कंपेयर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ गिवन कंपाउंड्स। कंपेयर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ गिवन कंपाउंड्स। तो ऑप्शंस हैं 0.1 मोलर KCl, सेकेंड ऑप्शन है 0.1 मोलर बेरियम क्लोराइड, थर्ड ऑप्शन है 0.1 मोलर 0.1 मोलर FeCl3, 0.1 मोलर FeCl3, और लास्ट ऑप्शन है जी 0.1 मोलर Fe2SO4 फेरिक सल्फेट। ठीक है जी, तो बताएंगे अब आंसर। देखो मैं ही एक्सप्लेन कर देता हूं इस क्वेश्चन को भी। अब देखो यहां पर कंसंट्रेशन का कोई रोल नहीं है, क्योंकि कंसंट्रेशन बराबर है। बराबर है जी, तो हम डायरेक्टली आई की वैल्यू निकालते हैं। यहां पर आई की वैल्यू 2, यहां पर आई की वैल्यू 3, यहां पर आई की वैल्यू 4, और यहां पर आई की वैल्यू 5। क्या सबको ये पता लगा कि मैं आई की वैल्यूज कैसे लिख रहा हूं? यस और नो? अगर किसी को नहीं पता लगा तो वो मेरे से पूछ सकता है, मैं भी बता दूंगा। प्लीज सर जल्दी से रिस्पॉन्स। लास्ट वाले की बता देना, Fe2 वाले की। ओके जी, ओके। अब देखो ये किस तरीके से है, ये इस तरीके से है। इसको जब मैं लिखूंगा तो ये बन जाएगा 2Fe3 पॉजिटिव प्लस 3SO4 2 नेगेटिव। तो 3 आयन ये हो गए, 2 आयन ये हो गए, टोटल हो गया आई 5। ठीक है जी। इसी तरीके से ना अगर मैं Al2SO4 थ्राइस लेता तो वो भी ऐसे ही टूटता है। कैसे टूटता है? 2Al3 पॉजिटिव प्लस 3SO4 2 नेगेटिव। तो उसमें भी कितने होते आए? टोटल 5 होते। आई की वैल्यू उसमें भी 5 आती है। समझ लीजिए, अगर मैं इसको रिप्लेस करके ये लिख दूं। क्लियर है सबको ये? यस ओके। सर। अब देखेंगे, अब देखो यहां पर बॉइलिंग पॉइंट पूछा है। अब बॉइलिंग पॉइंट में क्या होती है? एलिवेशन होती है। तो वहां पर रिलेशन आता है डेल टीबी विल बी इक्वल टू आई, वैन डॉ फैक्टर इंट्रोड्यूस हुआ, और केबीएम आता है। ठीक है जी, ऐसे ही आता है रिलेशन। अब यहां पे डायरेक्ट रिलेशन है, मतलब कि अगर आई ज्यादा हुआ तो डेल टीबी भी ज्यादा होगा, और अगर डेल टीबी ज्यादा हुआ तो बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो यहां पर इनवर्स रिलेशन नहीं है, यहां पर बॉइलिंग पॉइंट के साथ वैन डर वाल्स का डायरेक्ट रिलेशन है। आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टीबी। मतलब अगर आई ज्यादा होगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा। तो यहां पर आपका क्या सिनेरियो बन जाएगा आंसर में? आपका आंसर बन जाएगा डी, देन सी, देन बी, देन ए। ठीक है जी। यस सर। तो दूसरे तरह का क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया है। क्लियर है? नेक्स्ट यस टाइप का क्वेश्चन, नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है 0.1
5 molar solution, 0.5 molar solution of urea, 0.5 molar solution of urea is isotonic with, बोल रहा है कि 0.5 मोलर यूरिया का सॉल्यूशन है वो आइसोटोनिक किसके साथ होगा। अब देखो आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होते हैं, थोड़ा सा मैं पहले आपको ये थ्योरी बता देता हूं। देखो ऑस्मोटिक प्रेशर भी मैंने आपको क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी बताई थी, जिसको मैं कैसे लिख सकता हूं, पाई विल बी इक्वल टू ICRT, जहां पर आई बैंड ऑफ फैक्टर है। ठीक है जी। अब मान लिया कि मेरे पास दो सॉल्यूशन है, फर्स्ट सॉल्यूशन है और सेकंड सॉल्यूशन है। ठीक है, और फर्स्ट सॉल्यूशन का मैंने ऑस्मोटिक प्रेशर क्या मान लिया, पाई 1 मान लिया, और सेकंड सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर मैंने पाई 2 मान लिया। ठीक है जी। अगर ये दोनों ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर आते हैं तो इन दोनों सॉल्यूशंस को मैं क्या बोलता हूं, आइसोटोनिक बोलता हूं। ठीक है जी। अगर दो सॉल्यूशंस जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होता है तो ऐसे सॉल्यूशंस को मैं आइसोटोनिक बोलता हूं। तो आप अब इस क्वेश्चन को बताएंगे कि मेरे पास 0.5 मोलर सॉल्यूशन यूरिया का लिया गया है, वो किसके साथ आइसोटोनिक होगा। ऑप्शंस मैं आपको दे रहा हूं। फर्स्ट ऑप्शन है 0.5 मोलर NaCl। सेकेंड ऑप्शन है 0.5 मोलर शुगर। बहुत आसान है जी आंसर, 0.5 मोलर बेरियम क्लोराइड, एंड डी ऑप्शन इज 0.5 मोलर बेंजोइक एसिड। इस आंसर को दें। बी सर। आंसर बी। सर यूरिया शुगर वाले के साथ 0.5। बी। बिल्कुल सही बात है जी। देखो मैंने आपको बताया था कि 3 ही कंपाउंड ऐसे बताए थे आंसर में। कौन कौन से, एक बताया था यूरिया, एक बताया था ग्लूकोज, और तीसरा बता दिया ये शुगर। इनके फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए। पता है फॉर्मूले, NH2C डबल बॉन्ड ONH2, ये होता है आपका यूरिया, इसको आप फर्टिलाइजर की तरह यूज करते हो। ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6, शुगर का C12H22O11। तो ये तीनों ऐसे कंपाउंड हैं जो ना तो एसोसिएशन करते हैं ना ही डिसोसिएशन करते हैं। ठीक है जी, दे विल नेवर अंडरगो इन एसोसिएशन और इन डिसोसिएशन। तो इनके लिए जो आई की वैल्यू है, बैंड ऑफ फैक्टर की वैल्यू है, दैट इज ऑलवेज फिक्स, दैट इज ऑलवेज 1। तो ये इंपॉर्टेंट है। क्या आप ये बात समझ गए जी? यस सर। ओके, देखो यहां से सिर्फ इसी तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, जो भी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज हैं, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको ये करवा दिया कि फ्रीजिंग पॉइंट कंपेयर करना था, तो आप यहां पर सिर्फ और सिर्फ ये ध्यान रखेंगे कि जो आई की वैल्यू होती है वो फ्रीजिंग पॉइंट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो मतलब जिसमें आई ज्यादा होगा उसमें फ्रीजिंग पॉइंट कम होगा। और अगर यही बात बॉइलिंग पॉइंट के लिए आ रही है तो बॉइलिंग पॉइंट में डायरेक्ट रिलेशन हो जाएगा, मतलब जितनी ज्यादा वैल्यू आई की होगी उतना ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा। तीसरा मैंने आपको ये ऑस्मोटिक प्रेशर वाला फिर क्वेश्चन करा दिया। ठीक है, वैसे आई थिंक ये टर्म्स आपकी बायो में भी यूज होती होंगी, आइसोटोनिक, है ना। अब एक और चीज इसमें मैं आपको बता देता हूँ थोड़ी सी ऑस्मोटिक प्रेशर में ही। मान लिया कि दो सॉल्यूशन है ना, एक का ऑस्मोटिक प्रेशर पाई 1 है और दूसरे का ऑस्मोटिक प्रेशर पाई 2 है, और अगर एक का ऑस्मोटिक प्रेशर दूसरे से ज्यादा है ना, मतलब पहले का ऑस्मोटिक प्रेशर, दो सॉल्यूशंस हैं 1 और 2, फर्स्ट का ऑस्मोटिक प्रेशर मैंने पाई 1 मान लिया, सेकंड का पाई 2 मान लिया, और फर्स्ट सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर अगर सेकंड से ज्यादा है तो 1 को क्या बोलूंगा मैं, 1 इज हाइपरटोनिक, इसका ज्यादा है, और सेकंड को क्या बोलूंगा, और सेकंड इज हाइपोटोनिक, जिसका कम है। ये बात भी याद रखेंगे। ठीक है, अब इस कंडीशन को उल्टा कर देता हूं, मतलब दो सॉल्यूशन हैं जिनके ऑस्मोटिक प्रेशर पाई 1 पाई 2 है, पाई 2 वाला ज्यादा है, मतलब सेकंड सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा है, तो 1 को क्या बोलूंगा, 1 इज हाइपोटोनिक,
और सेकेंड को क्या बोलूंगा, हाइपरटोनिक। तो ये बात भी आप याद रखना। ठीक है जी, इतनी बात समझ गए। यस सर। एक क्वेश्चन और आपके लिए, अगर आप इतनी बात समझ गए तो, मतलब वो क्वेश्चन जो आज मैंने 3 क्वेश्चन समझाए उन्हीं से ही हो जाएगा, है ना। तो आप अगला क्वेश्चन लिखो, आप सॉल्व करके बताना, इसमें मैं कोई हेल्प नहीं करूंगा। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन will have highest freezing point, will have highest freezing point। अब देखो, अगर मैंने आपको इतने एग्जांपल बता दिए ना, तो हो सकता है कि आप आंसर भी डायरेक्ट ही देने लग जाओ बिना सॉल्व किए। 1 मोलर यूरिया, सेकंड इज 1 मोलर Na2SO4, थर्ड ऑप्शन इज 1 मोलर NaCl, एंड लास्ट ऑप्शन इज 1 मोलर Al2SO4 थ्राइस। बताएंगे जी। सर हाईएस्ट जो है वो यूरिया का होगा। बिल्कुल सही बात है। देखो, अगर डायरेक्ट बात याद थी अभी ऊपर वाली जो मैंने बात बताई थी, वो क्या बताई थी, I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू freezing point. फ्रीजिंग पॉइंट। I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीजिंग पॉइंट, मतलब जिसमें I कम उसका फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा। हाईएस्ट पूछा है, तो यूरिया के लिए अभी बात करके हटा कि यूरिया के लिए I वैल्यू 1 होती है। आप सभी के लिए I वैल्यू देख लो, इसके लिए I वैल्यू 1, जिसके लिए I वैल्यू मिनिमम उसका फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा। यहाँ पर I वैल्यू कितनी होती है, यहाँ पर 3 होती है, यहाँ पर 2, यहाँ पर 5, सब कुछ मैं भी आपको बता गया था। तो ऐसा ही क्वेश्चन आएगा, ऐसा ही क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कमीशन में। ठीक है जी, ऐसा क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी पूरी है। देखो, बहुत डेप्थ वाला न्यूमेरिकल वो आपसे सॉल्व नहीं करवाएगा, क्योंकि उसको सॉल्व करने के लिए बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। समझ गए जी बात को। बट ऐसा क्वेश्चन, कंसेप्चुअल क्वेश्चन, वो आपसे डेफिनेटली पूछ सकता है। ओके सर। क्या आपको ये बात क्लियर हुई जी? यस सर। ओके। एक क्वेश्चन और है, क्वेश्चन है, what is the normality of, what is the normality of 2 molar H3PO2 solution। बताओ जिस क्वेश्चन को। 5. 5। क्या रिलेशन बताया था मैंने इसमें नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी में? Sir, n factor multiply molarity. सर 4। आएगा। तभी आंसर दो जी, मैंने ट्यूनिंग करवा दी है। देखो, अगर आप सभी आंसर देंगे तो मुझे भी ये लगेगा कि आपको जो मैं करा रहा हूँ वो समझ आ रहा है। सर 4। नहीं जी, 4 भी नहीं है आंसर। सिक्स ही होगा ना सर? देखो, मैंने आपको एक बात बताई थी कि नॉर्मेलिटी विल बी इक्वल टू मोलैरिटी इनटू एन फैक्टर। ये बात सबको याद है। अब अगर आपको ये बात याद है तो H3PO2 को पहले देखते हैं, क्योंकि एसिड है। एसिड के केस में देखूंगा बेसिसिटी। बेसिसिटी क्या होती है? नंबर ऑफ रिप्लेसेबल
H पॉजिटिव आयंस, ठीक है जी। तो इसका स्ट्रक्चर अगर मैं बना के आपको बताता हूं तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का होता है। देखो P डबल बॉन्ड O, एक OH और एक H और एक H, ठीक है जी। इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर होता है H3PO2 का। तो इसमें नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H पॉजिटिव कितने हुए? 1. H पॉजिटिव जी 1 होंगे कि 2 होंगे? होंगे सर। 2 होंगे। तो 2 होंगे तो एन फैक्टर 2 आ गया। मोलैरिटी इसमें 2 मोलर दी हुई है। समझे या नहीं अभी भी? n will be equal to 2 into 2, that will be equal to 4 normal answer। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन भी आपको पेपर में आ सकता है। एक्सक्यूज मी सर, सर कुछ इसमें ऐसा तो नहीं होता कि जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ अटैच हो वही रिप्लेसेबल हो? कहीं मैंने कुछ पढ़ा था ऐसा ऐसा। हेलो। मैम ये तो OH नेगेटिव आयन है ना? हाँ हाँ हाँ, सॉरी सॉरी सॉरी, ठीक बोल रहे हैं, ठीक बोल रहे हैं। जो भी ये बात बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं। हमने यहाँ पर H पॉजिटिव नहीं देखना था, OH नेगेटिव देखना था। ठीक है, तो OH नेगेटिव एक ही है इसमें, तो यहाँ पर एन फैक्टर कितना आ जाएगा? इसको करेक्ट कर लो, सॉरी, एन फैक्टर 1 आ जाएगा। तो एन फैक्टर अगर 1 आ जाएगा तो आंसर फिर 2 नॉर्मल ही आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है जी? आंसर Yes, इज 2 नॉर्मल, नॉट 4 नॉर्मल। करेक्ट कर लेना इसको। अब एक क्वेश्चन आपको और ऐसा ही देता हूं। क्वेश्चन है द नॉर्मेलिटी ऑफ 4.5 मोलर H3PO4 इज। सेम क्वेश्चन है, मैंने कंसंट्रेशन और उसको बदला हुआ है, फॉर्मूला भी सेम ही यूज होगा। 13.5। ठीक है जी, देखो जो H3PO4 है उसका स्ट्रक्चर देखते हैं। उसका स्ट्रक्चर इस तरीके से होता है। अब यहां पर नंबर ऑफ रिप्लेसेबल OH नेगेटिव कितने हो गए जी? 3 हो गए। तो यहां पर एन फैक्टर आ गया 3। एन फैक्टर 3 आ गया तो नॉर्मेलिटी विल बी इक्वल टू मोलैरिटी टू एन फैक्टर। ठीक है जी, और मोलैरिटी कितनी दी गई है आपको? 4.5। तो 4.5 इंटू 3 ये बन जाएगा आपका 13.5 नॉर्मल। समझ गए जी सारे? यस सर। एसिड के केस में बेसिसिटी देखी जाती है और बेस के केस में एसिडिटी देखी जाती है। ये बात का ध्यान रखेंगे बस। समझ गए जी बात को? एन फैक्टर निकालने के लिए एसिड के केस में बेसिसिटी देखता हूं और बेस के केस में एसिडिटी देखता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन। सर ये चीज नहीं समझ आई, क्या मतलब है बेस? ये वाला फिर से बोलना जो आपने लास्ट में बताया। मैम मैंने ये बोला कि अगर कोई एसिड होगा तो वहां पर बेसिसिटी देखूंगा, नंबर ऑफ रिप्लेसेबल OH नेगेटिव आयंस। क्योंकि देखो अगर यहाँ पे ना आपने कोई बात बोली अभी कि H पॉजिटिव नहीं देखते हैं, मेरा बोलने का मतलब ये है कि अगर कोई भी एसिड होगा तो उसका एन फैक्टर कैसे निकलेगा? जितने उसमें रिप्लेसेबल OH नेगेटिव आयंस होंगे। यस सर। ठीक है, एक क्वेश्चन और करो, ऐसा ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन है इफ 0.4 ग्राम of NaOH, if 0.4 gram of NaOH is present in 40 ml of solution, what is the molarity and normality? What is molarity भी निकालेंगे और normality भी निकालेंगे।
0.25. 0.25, ठीक है जी बात। पोलैरिटी आ गई 0.25 मोलर। और नॉर्मेलिटी, अब देखो अगर आपको हिंट याद होगा तो मैंने आपको Same डायरेक्टली here. बताया था कि यहाँ पर जैसे ये NaOH है, ठीक है, एक चीज आपको हिंट बता देता हूँ। जैसे मान लिया मेरे पास NaOH है या KOH है या HCl है, ठीक है, अगर इनके लिए 1 मोलर इक्वल टू 1 नॉर्मल, ये बात हमेशा याद रखेंगे। अब NaOH है तो यहाँ पे जितनी आपने मोलैरिटी निकाली उतनी ही नॉर्मेलिटी आने वाली है, निकालने की भी जरूरत नहीं है। क्योंकि क्योंकि देखो नॉर्मेलिटी में हम इक्विवेलेंट मास लेते हैं, है ना। तो जैसे ये NaOH है या KOH है या HCl है, इनमें जो आपका मॉलिक्यूलर मास होता है वो ही इक्विवेलेंट मास के बराबर होता है, ठीक है। अब जैसे मान लिया कि NaOH में मैं कैसे निकालूंगा, 40 डिवाइड बाय 1, 40/1 करूंगा तो इक्विवेलेंट मास 40 ही आएगा, ठीक है जी। इसी तरीके से पोटाशियम में अगर आप देखोगे इसमें, तो इसमें कितना आ जाएगा आपके पास 39, और ऑक्सीजन का 16 और 1 आप ऐड करोगे, डिवाइड बाय 1 करोगे तो वो उतनी ही वैल्यू आ जाएगी, ठीक है जी। बात बोलने का मतलब है कि जो यूनी यूनी वाले एसिड हैं या बेस हैं उनमें 1 मोलर इक्वल टू 1 नॉर्मल हो सकता है, ठीक है बात। सर ये कैसे लेकिन निकाली, कैसे वैल्यू कैसे निकाली, ये सारा बता दो सर। ये हाउ 0.25 मोलर कम्स। ओके, इसके लिए मैम पहले मैंने आपको ना मोलैरिटी के फॉर्मूले बताए थे पिछली क्लासेस में, कंसंट्रेशन टर्म जो मैंने टॉपिक करवाया था। मोलैरिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रेजेंट। सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ठीक है जी। अब मैंने आपको ये बात भी बताई थी कि अगर ये वॉल्यूम ml में दिया गया हो तो मैं 1000 से मल्टीप्लाई करता हूं, क्योंकि अगर आप क्वेश्चन में देखेंगे तो उसमें जो वॉल्यूम गिवन है वो लीटर में गिवन नहीं है, वो ml में गिवन है ना। सो यहां पर मैं मोलैरिटी को कैसे लिख सकता हूं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml इंटू 1000। ये 1000 कैसे आया, क्योंकि देखो जब मैं बड़े यूनिट से छोटे यूनिट की तरफ जाता हूं तो मैं डिवाइड करता हूं, ठीक है। तो ये 1000 अगर मैं यहाँ पे डिवाइड करूंगा तो वो ऊपर जाके फिर ये मल्टीप्लीकेशन में चला जाएगा, वो 1000 ही यहाँ पे लिखा है, चलिए बात। अब जो जो चीजें मेरे पास दी गई है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकलते हैं, गिवन मास बाय मोलर मास करके, है ना। अब गिवन मास कितना दिया गया है NaOH का, 0.4 ग्राम, और इसका मोलर मास कितना होता है NaOH का, मोलर मास अभी का जोड़ना पड़ेगा, सोडियम का 23, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1, तो मोलर मास आ गया NaOH का 40 ग्राम। अब नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला गिवन मास बाय मोलर मास होता है, गिवन मास 0.4 ग्राम इज गिवन इन द क्वेश्चन, और मोलर मास आ गया 40 ग्राम। तो यहां से नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए आपके पास, कितने आ जाएंगे, इसको ऐसे रखो, अब ये डिडक्ट हो जाएगा कुछ यहाँ से, तो m विल बी इक्वल टू 0.4 डिवाइड बाय 40 इंटू 1000, ठीक है। और वॉल्यूम ml में कितना दिया है वो भी हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा, वो 40 ml दिया गया है तो वो भी 40 यहाँ पे लिखना पड़ेगा। ये जो 40 आया ना, ये गिवन मास बाय मोलर मास वाला 40 आया, ये 40 ग्राम, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 0 से 0, 2 0 यहाँ से डिडक्ट हो गई, और आपके पास बन गया ये कितना, अगर आप देखोगे तो ये बन जाएगा आपके पास 4/60, 1/4, 1/4 कैन बी रिटन एज 0.25 मोलर, 0.4 इंटू 10 4 हो गया ना। क्या ये बात क्लियर है जी? यस सर। नंबर ऑफ मोल्स। ओके,
अच्छा, क्वेश्चन मोल फ्रैक्शन से भी करवा देता हूँ। सिंपल से क्वेश्चन कई बार मोल फ्रैक्शन से भी आ जाते हैं। क्वेश्चन है 23 ग्राम ऑफ इथेनॉल, 23 ग्राम ऑफ इथेनॉल is dissolved in 36 gram of water. Find mole fraction of ethanol. Find mole fraction of ethanol. इस क्वेश्चन को करो जी। .3 देखो जी, इथेनॉल का फॉर्मूला क्या होता है? इथेनॉल का फॉर्मूला होता है C2H5OH। इसका मोलर मास कितना आएगा जी? कितना होता है इथेनॉल का मोलर मास? 46 12 into 2 plus 1 into 5 plus 16 plus 1, तो कितना हो गया? 24 और 5 27, 1 28, 28 और 10 38। गड़बड़ तो नहीं हो रही है जी? देखो 12 टू द 24, 24 और 5 हो गए 29, 30, 40, 46 आ गया। 46 ग्राम इसका मोलर मास है। तो हम यहाँ से पहले नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेते हैं। तो इथेनॉल के नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकल जाएंगे? गिवन मास कितना दिया गया है इसका? 23 बटे मोलर मास इसका 46 होता है, तो कितना आ गया है? 1/2 आ गया, 0.5। ठीक है। इन द सिमिलर वे वाटर के मोल निकालेंगे। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर विल बी इक्वल टू, कैसे निकलते हैं जी? वाटर का गिवन मास कितना है? 36 है। मोलर मास कितना होता है? 18 है ना? तो यहाँ पे आगे दो, ऐसा ही है। यस सर। ठीक है जी। तो वाटर के मोल 2 आ गए, तो एन टोटल कितना आएगा? दोनों के प्लस कर लो। 2 प्लस 0.5 कितना हो गया? 2.5 आ गए टोटल नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है जी। अब यहां पर आपने क्या निकालना है? मोल फ्रैक्शन निकालना है। तो मोल फ्रैक्शन कैसे निकलेगा? एक कंपोनेंट का कैसे निकल जाएगा? किसका पूछा है यहाँ पे क्वेश्चन में? किसका मोल फ्रैक्शन पूछा गया? इथेनॉल का ऊपर रखो 0.5 डिवाइड बाय 2.5, ये कर लेना, आंसर आ जाएगा। ये बन जाएगा आपके पास 5/25, 1/5, 1/5 को सॉल्व कर देना, 0.2 आ जाएगा। ठीक है जी। और यही आंसर है, नो यूनिट, क्योंकि मोल फ्रैक्शन के साथ कोई भी यूनिट नहीं लगता है। ठीक है, क्लियर है? तो आज के लिए मैं इतना ही करा रहा हूं। ये चैप्टर यहाँ पे ही खत्म हो जाता है। आपको उसकी असाइनमेंट मिल जाएगी, आप उस असाइनमेंट को सॉल्व करना। अगर आपके कोई भी डाउट और होंगे तो वो मेरे से पूछ लेना। ठीक है जी, दैट्स ऑल फॉर टुडे। एक्सक्यूज मी सर, सर ये लास्ट में जो 2.5 तक तो टोटल आ गया, उसके बाद XA इज इक्वल टू क्या x क्या इज इक्वल टू 0. मेरे से इथेनॉल का ही पूछा है ना। अगर वाटर का भी पूछा होता तो वाटर कैसे निकालता? वाटर का निकल जाता 2/2.5 करके। तो इसमें कुछ ऐसा नहीं था कि XA प्लस XB इज इक्वल टू 1 नहीं है क्या मोल फ्रैक्शन में? वो बात आप ठीक बोल रहे हो ना, 2 कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन 1 होता है। यस सर। ठीक है, पर यहाँ पर मेरे को मोल फ्रैक्शन थोड़ी दिया हुआ है किसी का। मेरे से तो यही पूछ रहा है पहले तो। अच्छा।
ये फॉर्मूला तब वैलिड होता है अगर मेरे को एक कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन दिया हो, दूसरे का पूछा हो, तब तो मैं उसको डायरेक्टली 1 में से सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। यहाँ पर तो मेरे को नंबर ऑफ मोल्स निकालने पड़ रहे हैं, पहले नंबर ऑफ मोल से फिर उनका मोल फ्रैक्शन निकालना पड़ रहा है। ये क्वेश्चन डिफरेंट है। ओके ठीक है जी बात। सर एसीसीटी और बेसिसिटी में कंफ्यूजन है थोड़ा सा, वो नहीं समझ आ रही मैं है। नेक्स्ट क्लास में क्लियर कर दूंगा मैं एसिडिटी और बेसिसिटी आपका। और कोई डाउट? नो सर, बाकी हो गया। नेक्स्ट क्लास में जी बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर कर दूंगा एसिडिटी और बेसिसिटी। ठीक है, ओके जी, ठीक थैंक है यू। सर।